नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में एक बार फिर से हूँ और आज का विषय है जातिगत जनगणना। यह अद्भुत देश है, शायद इसीलिए सोने की चिड़िया कही जाती थी, म्यूजियम जैसा देश। जिस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री यह इस बात में जुटे हुए हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, फलान ठिकान कर रहे हैं हम भारत के लोग। अब ये कहानी इस भारतीय संविधान में और संचालन में, सदनों में अब निहित नजर नहीं आती है। हर कोई, राष्ट्रपति हो, इस देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो और मंत्रिमंडल का तो छोड़ ही दिया जाए कि किस तरीके से सदन में ही जातिवाद की बात होती है और सदनों के बाहर किस प्रकार से जातिगत सम्मेलन होता है। हर लोग एक दूसरे पे बेचैन हैं कटाक्ष करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। लेकिन क्या संविधान की यह नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है? यानी संविधान जिस देश का है उसके संचालन में जिस गार्जियन यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राज्यों में आकर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जिम्मेवारी यह नहीं बनती है कि वह अपने परिवार के विकास में योगदान दे। एक परिवार जो टूट रहा है जाति, धर्म, समुदाय के हिसाब से, उसको एक व्यवस्थित तरीके से हम समाज निर्माण में, भागीदारी में उपयोग करें। हम इस परिवार को, टूटते बिखरते हुए परिवार को एक सामूहिक तरीके से हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाएं। हम यह ध्यान रखें कि आखिर कौन सी परिस्थिति है जो हमें इन बातों से रोकती है कि हम अपने देश को भारतीयता के साथ संबोधन में लाएं। We are the tomorrow makers, movers, shakers, creators, future shapers. boundary breakers. We are the dreamers of dream. We are the future of our country and the world. We are the students of Phonics. Phonics Group of Institutions, Roorkee, Foundation for Life. जिस प्रकार से लगातार हम यह देख रहे हैं कि भारत के अंदर सभी लोग इस बात में लगातार निहित होते जा रहे हैं कि हम जातिवाद को ही बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, बिहार के मुख्यमंत्री एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री इसी बात में निहित हैं कि और खास करके चुनावी माहौल को देखते हुए, चुनाव जहाँ जहाँ है उसके हिसाब से लोग अपना साइकोलॉजिकली इफेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। खुले तौर पे भाजपा अभी कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदूवादी चेहरे के ऊपर होगा, यानी उसमें जातिवाद की नींव नहीं होगी। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिवाद की बीजारोपण किया है वो एक संकट की घड़ी जरूर पैदा करेगी। लेकिन मुझे उस राजनीतिक विषयों पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। बात यह है कि भारत की राजनीति, भारत का संविधान और भारत का संसद अगर जातिवाद में ही निहित है तो क्यों इस बात के लिए, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे भागीदारी की जो बात हो रही है, जनसंख्या के आधार पे सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो यह बात समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से एक कहा जाता है कि एक सवर्ण वर्ग है और फिर एक अति पिछड़ा और फिर दलित, महादलित वगैरह को आपने कैटेगराइज किया है, तो इस समुदाय में आप देखेंगे तो मोटे तौर पे पिछले 20-25 सालों में जो सवर्ण समाज है उसने अपने घर में जनसंख्या नियंत्रण पे खुद से कंट्रोल किया। अपनी औकात के हिसाब से सब कुछ उसने प्लान किया और देश के निर्माण में एक अच्छी भागीदारी निभाई, चाहे टैक्स के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, और हर तरीके से इस मुद्दे पे वो खड़ा उतरता है। इसमें कुछ कमी अगर होगी तो शायद मुझे लगता है कि शायद परसेंटेज में 1% के भी नीचे नज़र आएगा जनसंख्या के मामले में, जिस जनसंख्या के आधार पे आप भागीदारी की बात करती हैं। तो एक चीज़ समझिए कि जिसकी जनसंख्या कम है उसने तो इस देश को बनाया ही है।
उसने आर्थिक, मानसिक और हर एक तरीके से शैक्षणिक रूप से भी इस देश को का मनोबल बढ़ाने का काम किया। लेकिन आप जिस दो कैटेगरी में आप नीचे आते हैं, अति पिछड़ा हो या दलित, महादलित, एवं उसमें कैटेगराइज जिस प्रकार से समाज को किया गया है संविधान में, इनमें न तो आज भी शिक्षा है, न इनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी शिक्षा पे या जागरूकता पे बात नहीं की। जागरूकता अभियान से कुछ भी संभव नहीं है। संभव तब है जब आप शैक्षणिक रूप से, मानसिक रूप से समाज को एक डेवलपमेंट की तरफ उसके सोच को विकसित करते हैं तब। लेकिन जब तक बैनर, पोस्टर पे दाढ़ी वाले बाबा बन करके लगाने से जातिगत और जनसंख्या नियंत्रण की बातें नहीं हो सकती। नीतीश जी ने दारूबंदी किया, लेकिन दारू जितना आज मिल रहा है, शायद मुझे लगता है कि 2015-16 में भी उतना दारू का सप्लाई नहीं था और उतने बड़े स्तरों पे दारू के लिए मारामारी, काटाकाटी नहीं होती थी। उसी प्रकार से आप यह समझिए कि जिस जातीय गणना की बात हो रही है, इसमें से कोई भी नेता अब तक भारत की शैक्षणिक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे समुचित काम करने की बात कभी नहीं करते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं शैक्षणिक रूप से और मानसिक रूप से डेवलप व्यक्तियों की एक सूची बनाऊंगा जो समाज में, राष्ट्र में के निर्माण में वो लगातार भागीदारी दे रहे हैं। आप एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं जिसमें आप वोट, ये मतदान का जो प्रक्रिया है, एक वोट एक बड़ा हथियार है, वो आप जनसंख्या बढ़ा करके, जिस प्रकार से आप कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश में जनसंख्या बढ़ा दी और वो अल्पसंख्यक अब नहीं है, तो उसी प्रकार से क्या हमारे अति पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, जिसे दलित, महादलित कैटेगरी में आप करते हैं, तो अब तो ये भी लोग आपके लिए संकट की घड़ी है। अगर सरकार निष्पक्ष रूप से राजनीति न करे तो इनके लिए, तो इन लोगों को भी जो 2 बच्चे, 5 बच्चे और 10 बच्चे पैदा करते हैं, जन्म दे रहे हैं, उनको तो वाकई में देश के संविधान से काट देना चाहिए। अगर आप जातीय जनगणना करा करके आरक्षण के दायरे को ही बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा अपना एक ओपिनियन है जो मैं देख रहा हूँ सामाजिक स्तरों पे। मैं गांव समाज में जाता हूँ, मैं आपका परिचय लगातार वीडियो के माध्यम से भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो सरकार के अनुसार पिछड़ी जाति के लोग हैं, मैं तो मानता हूँ कि वो भारतीय हैं, लेकिन सरकार के अनुसार, नरेंद्र मोदी के अनुसार, राजनाथ सिंह के अनुसार, अमित शाह के, नित्यानंद राय जैसे लोगों के, सुशील मोदी, नीतीश कुमार जैसे लोग, लालू प्रसाद, तेजस्वी, तेज प्रताप, सब यही बात में लगे हुए हैं कि जातिवाद और जाति के जनगणना के अनुसार सब कुछ हो। रामविलास मरने को मर गया, लेकिन तारीख के लिए आंदोलन किया, लेकिन उन्होंने अपने 5 दशक के राजनीतिक कैरियर में कभी दलितों के लिए, अपने जाति के लोगों के लिए, पासवान जातियों की शिक्षा की बात कभी नहीं की। कभी वो धरने पे नहीं बैठे, जबकि पूरी जिंदगी केंद्रीय मंत्री बन के बैठे रहे और सदन का ही हिस्सा रहे 1977 से मरणोपरांत तक। तो हम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? हम क्या देश के डेवलपमेंट, जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है, क्या उसको हम समझने में सक्षम है? क्या हमें, आपको ऐसा लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, अपने दाढ़ी के बढ़ने के हिसाब से वो सोच रहे हैं कि देश की तरक्की बढ़ जाएगी? हम देश के एसेट को बेच करके 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन देश के आम नागरिक जो यह सोचते हैं कि हम बच्चा पैदा करें और 2 रुपये 4 रुपये किलो अनाज मिल ही रहा है, बच्चा जन्म लेने के लिए हमको अनुदान मिल जाता है, वैसे समाज का आप क्या करेंगे? उनका दोष नहीं है। आप कहते हैं सदियों से शोषण हुआ है, तो सदियों से शोषण हुआ है, तो आज से लगभग 75 साल पहले इस देश की आबादी क्या थी और आज क्या है, और पिछले 20 सालों 30 सालों में किस प्रकार से आबादी बढ़ी है, उसका भी आप हिसाब लगा सकते हैं। एक जाति, कौम, धर्म के आधार पे एक चीज तो स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति को मार देना, सदियों से लगभग 2000 साल हम लोग गुलाम रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से राजाओं का खेल चला, फिर बाहर के आक्रांत आए और बहुत कुछ बदलता गया, लेकिन फिर भी हिंदुत्व और हिंदुस्तान को मिटाने की ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं।
लेकिन हमें लगता है कि इस संवैधानिक स्ट्रक्चर के अनुसार और जो स्ट्रक्चर पे लगातार बात हो रही है, इसका परिणाम यही होने वाला है कि आने वाले समय में हम आपस में ही कटमर करके पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। और ये सदन में बैठे हुए लोग, सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति भवन और राज्यपालों का जो भवन है, इन सभी भवनों में बैठे हुए लोग या इन्होंने डिसाइड कर लिया इस देश को बर्बाद करके जाएंगे। एक बहुत अच्छा स्टोरी नहीं, एक संवाद है नरेंद्र मोदी का, जो कहा था जब कि 50 दिन मुझे दे दो, मैं नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ देश को गिनाऊंगा। पिछले 3-4 सालों में नोटबंदी के फ़ायदे नहीं गिना पाए। किसी चौराहे पे आकर के नहीं आए जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जिस चौराहे पे आप हमसे सवाल करेंगे क्या क्या बोला था, वो सबको आपको याद होगा, कहीं नहीं आया। लेकिन यह समय आने वाला है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिवाद की बीज रोपी गई। आपको याद होगा कि 13 में या उससे पहले एक चेहरा बनाया गया हिंदुत्व का नरेंद्र मोदी का। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओबीसी का चेहरा बन रहा। हिंदुत्व कहीं गया, कहीं 7 समुंदर पार चला गया हिंदुत्व। आज हिंदुत्व की कहानी समाप्त हो चुकी है। हिंदू कहीं नहीं रह गए हैं, अब जाति रह गई है। और खुद नरेंद्र मोदी एवं उनके प्रमुख टीम, यहाँ तक कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, या पूर्व हो, वर्तमान हो, एवं चाहे किसी राज्य के उनके अध्यक्ष रहे हों, सभी लोग जातिवाद के ही नारे लगा रहे हैं। एक योगी आदित्यनाथ चुप इसलिए हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। भगवा के नाम पे जो ढोंग इन राजनेताओं ने करके रखा है, इसका तोड़ शायद योगी आदित्यनाथ के पास नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, योगी आदित्यनाथ ने अपने बलबूते पे पूरी राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन आज जिस प्रकार से भाजपा के गिरफ्त में योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को एक संकीर्ण और सूक्ष्म तरीके से अपने स्तर को बना दिया है, यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। यह राजतंत्र की सुख भोग नीति का परिणाम है कि ये योगी आदित्यनाथ भी विरोध में नहीं आकर के बोल रहे हैं, जबकि वो अगर विरोध में आ जाए भाजपा के या इस दमनकारी और जातिवादी उन्मूलन और हिंदुत्व के खिलाफ एक षड्यंत्र करने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो एक नई धारा का निर्माण हो सकता है जो देश के लिए बहुत ही जरूरी है। आप जाति की बातें, आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे, क्यों नहीं हिंदुत्व पे रह पाए? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व पे टिक क्यों नहीं पाए? क्योंकि उनके ऊपर और उनकी सोच इतनी सूक्ष्म है, इतनी संकीर्ण है कि वह अपने आप को इस विषयों से बाहर नहीं ले जा सकते। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जातिगत जनगणनाओं पे लगातार बात करना, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे बात नहीं करते हैं, सड़कों पे बात नहीं करते हैं। जबकि इन सभी तीनों को अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में शिक्षा एक महा उद्योग बन चुका है और जिसका फ़ायदा राजनीतिक दलों को सीधे तौर पे मिलता है चंदा के माध्यम से। वहीं अस्पताल की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, तो इससे बड़ा उद्योग शायद मानवता के लिए कहीं नहीं है। शायद पूरी दुनिया में इतने गंभीर विषयों पे असंवेदनशील शायद आज जो तालिबान और पाकिस्तान है शायद नहीं होगा जितना हमारे देश की स्थिति है। हम दिन रात तभी 3-4 दिनों से तालिबान और पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, लेकिन अमेरिका की कूटनीतियों का और उसके षड्यंत्र की बात नहीं करते। हम चीन की बात नहीं करते, रूस की बात नहीं करते हैं, हम जापान की बात और जर्मनी की बात नहीं करते हैं। हम पिछड़े लोगों की बात करते हैं, हम पिछड़े लोगों को उठाने की बात नहीं करते हैं, हम पिछड़ों को और कितना दबा देना है उसकी बात करते हैं। हम देश स्तर पे हो, हमने एक मानसिकता बना लिया है कि हम पाकिस्तान से डर रहे हैं। उसी प्रकार से इस देश के अंदर जातिवाद के नाम पे, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के नाम पे पूरे समुदाय को, समाज को और संविधान का एक नंगा नाच किया जा रहा है, जो देश के लिए ही नहीं पूरे भारत माता के सिद्धांतों के खिलाफ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।